हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना। और बच्चों, हमारी 11वीं क्लास का सेकंड आपका चैप्टर चल रहा था। और सेकंड चैप्टर में हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था का 1950 से लेके 1990 बीच का हम लोग दौर पढ़ रहे थे। और उस दौर में जो हमारा आपका लेक्चर हुआ था बच्चों कल का, उस लेक्चर में हम लोग जो भारतीय योजना जो आपके निर्माता थे महान लोविस, हमने उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ा। और साथ में हमने सेवा क्षेत्र किस प्रकार बढ़ रहा था और सेवा क्षेत्र क्या है, और हमने उसको देखने की कोशिश की। और हमने ये भी देखा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि देश की जीडीपी में पहले एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा योगदान था, एग्रीकल्चर क्षेत्र का। धीरे धीरे वो एग्रीकल्चर कम होकर औद्योगिक क्षेत्र का, उद्योग का बढ़ा। और 1990 के दशक तक आते आते सेवा क्षेत्र का 40% से भी अधिक क्या हो गया, अपना जीडीपी में योगदान हो गया। तो यानी कि जो जिस प्रकार ये सेवा क्षेत्र आपका बढ़ रहा था, तो कहीं ना कहीं ये चीजें हमें विकसित देशों की अर्थव्यवस्था में ये चीजें हमें आपका दिखाई देती हैं बच्चों। क्लियर है? तो जितना भी हम अब तक अपना लेक्चर कर चुके हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। और जितना भी हमारा अब बचा शेष लेक्चर है, हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों, आप लोग अपनी किताब कॉपी लेके बैठ जाइए। आज हम दोनों बॉक्स अपने निपटा चुके हैं। अपने पिछले जो हमारा लेक्चर हुआ था कल का, आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। जो हमारा एग्रीकल्चर क्षेत्र है उसको हम लोग देखेंगे। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। और अगर कोई चैप्टर ऐसा है जो आपका रिवीजन नहीं हो पा रहा है, तो बच्चों हमने बताया है कि आप लोग अब डीडी उत्तराखंड यूट्यूब चैनल के माध्यम से वो चैप्टर को दोबारा रिवीजन कर सकते हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट का हो। तो हम लोग शुरू करते हैं बच्चों, आइए ध्यान दीजिए। तो बच्चों, तो जो भारतीय महायोजना के निर्माता थे महान लोविस, उनके जीवन परिचय के बारे में बच्चों हम लोग पढ़ चुके हैं। मैंने उनका चित्र भी आपको दिखाया था। इनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये एक बहुत बड़े क्या थे, सांख्यविद थे बच्चों, स्टैटिकल वैज्ञानिक थे। इनके बारे में पढ़ा हमने, सेवा क्षेत्र पढ़ लिया था। और ये सब चीजें बच्चों हम लोग आपका देख चुके थे। क्लियर हो गया? आत्मनिर्भरता, समानता, ये सब चीजें हम लोग इससे पहले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके थे। आज हमें क्या करना है बच्चों, हमें अपना कृषि जो हमारा टॉपिक है, हमें इसको लेना है और हमें कृषि को समझने की कोशिश करनी है कि आखिर में कृषि है क्या और कैसी इसकी बात है। क्लियर हो गया? तो सभी बच्चे अपनी किताब कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाइए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आपका आज का लेक्चर बच्चों। क्लियर हो गया? तो हम लोग एग्रीकल्चर को पढ़ रहे हैं, ठीक है? ध्यान दीजिए। आपने पहले अध्याय में पढ़ा है कि औपनिवेशिक शासन काल में कृषि क्षेत्र में ना तो समृद्धि हुई और ना ही समानता रह पाई। बच्चों देखिए, जो हमने पहला अपना चैप्टर पढ़ा था, और इस चैप्टर में हम लोग ये सब चीज आपका देख चुके थे कि औपनिवेशिक शासन काल के अंदर जो हमारी कृषि थी वो कैसे आपकी पिछड़ गई, कैसे जो उसमें जो उनकी नीतियां बनाई गई, जो उनकी जमींदारी नीतियां थी, चाहे उनके रैयतवाड़ी व्यवस्था हो, उन व्यवस्थाओं के माध्यम से जो उन्होंने आपकी जमींदारी प्रथा जो आपकी लागू करी, उन सब प्रथाओं से जो हमारी भारतीय कृषि थी उसका विकास नहीं हो पाया। और इन सब चीजों के माध्यम से और जो एक समानता थी वो भी नहीं रह पाई। क्लियर हो गया? ये हम लोग अपने पहले चैप्टर में हम लोग बच्चों पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं। देखिए देखिए तो स्वतंत्रता भारत के नीति निर्माताओं को इन मुद्दों पर विचार करना पड़ा और उन्हें भूमि सुधार तथा उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीज के प्रयोग द्वारा भारतीय कृषि के एक क्रांति का संचार किया गया। अब देखिए, अब हमारे सामने क्या दिक्कत थी? एक तो भूमि सुधार होने थे। क्या होते बच्चों? भूमि सुधार। और दूसरा क्या थी? उच्च फसल की क्या हो, आपकी पैदावार हो बच्चों। यानी कि कहीं ना कहीं जो हमारे सामने पहले ऐसी दिक्कत थी, एक तो भूमि सुधार होना चाहिए, ये जमींदारी पमीदारी व्यवस्था जो थी इनको सब समाप्त किया जाए। और जो जितनी पहले जो आपकी पैदावार थी वो कैसी हो रही थी बच्चों? बहुत कम हो रही थी। इस पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। ये हमारी सब चीजें थी। क्लियर है? अब चलो हम लोग आपका पढ़ते हैं भूमि सुधार। और ये सब चीजें अगर हमने ठीक कर दी, क्या भूमि सुधार और बीजों की जो आपकी पैदावार अगर हमने अच्छी कर दी, तो उससे क्या होगा? भारतीय कृषि क्षेत्र में क्या होगा? एक कृषि का क्या होगा, जब क्रांति में जो आपकी कृषि है उसमें क्या होगा, एक क्रांति का संचार किया जाएगा। क्लियर हो? क्या किया जाएगा बच्चों? संचार किया जाएगा। आगे देखते हैं।
अब हम लोग पढ़ रहे हैं भूमि सुधार कि आखिर में भूमि सुधार होगा कैसे या क्या है भूमि सुधार। देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश की भूधारण पत्ती में जमींदार जागीरदार आदि का वर्चस्व था। अब देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ तो जमींदार और जागीरदार तो थे ही, क्योंकि जो अंग्रेजों ने, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि उन्होंने जो जिम्मेदारी प्रथा आपकी लागू की थी, उसमें मालिकाना हक बच्चों किसे दे दिया, जमीन का जमींदारों को दे दिया गया। और इन सब के माध्यम से तो एक ऐसा वर्ग निकला जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन थी और अन्य लोगों के पास क्या थी, भूमिहीन ही हो चुके थे बच्चों। और कहीं ना कहीं इन चीजों में किसका वर्चस्व रहा था, उन जमींदारों का। ये खेतों में कोई सुधार किए बिना मात्र लगान की वसूली किया आपका करते थे। अब ये क्या करते थे, इसमें खेत में तो कोई आपका सुधार करते नहीं थे, और जो इन्हें लगान था वो अपना लगान इन्हें कंटिन्यूस अपना चाहिए होता था बच्चों। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। कृषि क्षेत्र की निम्न उत्पादकता के कारण भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए से अनाज का आयात करना पड़ता था। अब देखिए, जो हमारा कृषि क्षेत्र है बच्चों, इसकी निम्न क्या थी, उत्पादकता थी, यानी कि हमारे यहाँ अच्छा उत्पादन नहीं होता था। किसके लिए, अनाज का। तो हम लोग क्या करते थे, जब हमारे पास अनाज नहीं है तो हम लोग कहाँ से मंगाया करते थे अनाज, यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका से हम लोग क्या करते थे, अनाज को आयात करना पड़ता था। और कृषि में समानता लाने के लिए भूमि सुधारों की आवश्यकता हुई। और क्या करना है, अगर हमें समानता लानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, भूमि सुधार की क्या है, आवश्यकता होगी, जिसका मुख्य ध्येय जोतों के स्वामी में परिवर्तन करना था। यानी कि जो जोत था ना, यानी कि जितनी भूमि थी, जितने लोग जोत रहे थे, अब उसके स्वामित्व में क्या था बच्चों, आपका परिवर्तन करना था। अब देखिए क्या होगा परिवर्तन। स्वतंत्रता के 1 वर्ष के बाद ही देश में बिचौलिए के उन्मूलन तथा वास्तविक कृषकों को ही भूमि का स्वामी बनाने जैसे कदम उठाए गए। अब देखिए, स्वतंत्रता के कितने वर्ष के बाद बच्चों, 1 ही वर्ष के बाद। अब देखिए, बिचौलिया एक चीज है, यह शब्द आया बिचौलिया का, क्या हुआ, उन्मूलन। बिचौलिया कौन थे बच्चों, बिचौलिया थे आपके जमींदार। कौन थे बच्चों, जमींदार। यानी कि जमींदार ऐसा बिचौलिया था जो हम आपका लगान दे रहे थे, जो हमारे ब्रिटिशर को हम लगान देते, यहाँ तो थे किसान, यहाँ ले खेती करते थे, और ये कौन थे, अंग्रेज। तो हम अपना लगान किसे देते थे, जमींदार को भेजते थे। और जमींदार वो लगान किसको भेजता था, आपकी कंपनी को, या फिर जो अंग्रेज है उनको। तो ये कौन बन गया था बच्चों, ये क्या बना हुआ था आपका, ये बीच का बिचौलिया बना हुआ था, किसके, जमींदारों को और किसान के बीच का क्या था, बिचौलिया था। अब इसको समाप्त करने की बात कर रहे थे कि जमींदारी प्रथा क्या कर दिया जाए, उन्मूलन कर दिया जाए, और वास्तविक कृषकों को ही भूमि का स्वामित्व बनाने जैसे कदम उठाए गए। यानी जिसकी जो भूमि है वो उसको मालिक बना दिया जाए, ऐसे कदम उठाने शुरू हो गए। अगर ये सब कदम उठाएंगे तो क्या आएगी बच्चों, समानता आएगी। क्लियर हो गया। देखिए, भूमि का स्वामी बनाने जैसे कदम उठाए गए, इसका उद्देश्य यह था कि भूमि का स्वामित्व किसानों को निवेश करने की प्रेरणा देगा। अगर हम क्या करेंगे, उनको स्वामित्व देंगे तो उससे क्या होगा, उनमें निवेश करने की प्रेरणा आएगी कि भैया मेरी जमीन है, मेरे को कुछ इसमें उगाना चाहिए, कुछ करना चाहिए। उनमें क्या होगी, आपकी प्रेरणा होगी। बस शर्तें उन्हें पर्याप्त पूंजी उपलब्ध कराई जाए। क्या कराया जाए बच्चों, उनको पर्याप्त पूंजी, यानी कि जितनी उन्हें पूंजी की आवश्यकता है उसको प्राप्त कराया जाए। दरअसल समानता को बढ़ाने के लिए भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण एक दूसरी नीति थी। कह रहा है कि दरअसल जो समानता को आपका बढ़ाने के लिए जो भूमि की अधिकतम जो आपकी सीमा थी, जो उसका निर्धारण था, ये क्या थी, आपकी दूसरी पॉलिसी थी, दूसरी नीति थी। इसका अर्थ है किसी व्यक्ति की भूमि, कृषि भूमि के स्वामित्व की अधिकतम सीमा का निर्धारण करना। देखिए, उसका मीनिंग बता रहा है कि किसी व्यक्ति की जो आपकी कृषि भूमि है उसके स्वामित्व की अधिकतम सीमा का निर्धारण करना है। कि अगर कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति की जो आपकी कृषि है, मतलब जो उसका एग्रीकल्चर क्षेत्र है, वो ऐसे समझिए बच्चे कि एक व्यक्ति कितनी कृषि की भूमि का स्वामित्व रख सकता है, यानी कि उसके पास कितनी भूमि हो सकती है, उसकी अधिकतम सीमा का निर्धारण करना।
अब ऐसे नहीं कि किसी के पास 5,000 बीघे जमीन हो जाएगी, 2,000 बीघा, 2,000 जंगल हो जाएगा या बहुत सारी नालियां हो जाएंगी। तो ऐसी चीज को एक फिक्स करना था कि अधिकतम इतनी जमीन ही हो सकती है, ताकि क्या हो, समानता लाई जा सके। इस नीति का उद्देश्य कुछ लोगों में भू स्वामित्व के संकेंद्रीकरण को कम करना था। क्या करना था? भू स्वामित्व के, ताकि जो सब चीजें हैं यानी कि जो भूमि है वो कुछ लोगों के हाथों में ही ना रह जाए। क्लियर हो गया? बिचौलिया के उन्मूलन के नतीजा यह था कि लगभग 2 लाख काश्तकारों का सरकार से सीधा संपर्क हो गया। कितने थे? लगभग 2 लाख काश्तकारों का किससे संपर्क हो गया? सीधा सरकार से सीधा संपर्क हो गया, तथा वे जमींदारों के द्वारा किए जा रहे शोषण से मुक्त हो गए। और देखिए जमींदार क्या कर रहे थे बच्चों? उनका शोषण कर रहे थे, और उससे क्या हो गए? वो मुक्त हो गए। क्लियर हो गया? भू स्वामित्व से उन्हें उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रोत्साहन मिला। और देखिए अब उन्हें क्या हुआ? उत्पादन के लिए क्या मिला? उनकी जॉब वृद्धि के लिए उन्हें क्या मिल रहा था बच्चों? उन्हें प्रोत्साहन मिला। इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, यानी कि जो आपकी कृषि की आपकी उपज थी या जितना भी उत्पादन हो रहा था उसमें कैसी हुई बच्चों? वृद्धि हुई। किंतु बिचौलिया के उन्मूलन कर समानता के लक्ष्यों की पूर्ण प्राप्ति नहीं हो पाई। चाहे जो आपका बिचौलिया था, अगर हमने उसका क्या कर दिया? आपका उन्मूलन कर दिया, लेकिन जिस हम समानता की बात कर रहे थे उसका क्या हुआ? पूर्ण प्राप्ति लक्ष्य की नहीं हो पाई, कि जितनी हमें समानता चाहिए वो उतनी पूरी नहीं हो पाई, हमें उतने लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाए। क्लियर हो गया? कानून की कमियों का लाभ उठाकर कुछ भूतपूर्व जमींदारों ने कुछ क्षेत्रों में बहुत बड़े बड़े भूखंडों द्वारा अपना स्वामित्व बनाए रखा। यानी कि कुछ तो ऐसे जमींदार थे जिन्होंने अपने बहुत बड़े क्षेत्र को क्या रखा? जो बहुत सारी जमीन थी उस पर क्या रखा? अपना अपना कब्जा रखा, उसको अपने भूखंड पर अपना स्वामित्व बनाए रखा। कुछ मामलों में काश्तकारों को बदल दे कर अब कर दिया गया, बेदखल कर दिया गया। यानी कि जिनको आपको जमीन मिली थी जमींदारों के माध्यम से, उनको क्या कर दिया? बेदखल, हटा दिया गया, उनको निकाल दिया गया। और भू स्वामित्व ने अपने किसान भूस्वामी यानी कि जो आपका वास्तविक कृषक होने का दावा किया, कृषकों को भूमि का स्वामित्व मिलने के बाद भी निर्धनता, कृषि श्रमिकों को भूमि सुधार से कोई लाभ नहीं हुआ। अब देखिए मैं इसका आपको मीनिंग बताता हूँ बच्चों। ये कहना चाह रहा है कि जो आपकी जमींदारी, जो आपकी प्रथा थी, उसका उन्मूलन हो गया, विचौलिया को हटा दिया गया। विचौलिया को हटाने के बाद भी जो एक वास्तविक लाभ वहां किसान को मिलना था वो उसको नहीं मिल पाया। क्लियर हो गया? अब देखिए जो किसानों, जो जमींदारों से जो आपकी जमीन ली गई थी, जो काश्तकारों को, जो काम करने वालों को जो आपकी दी गई थी, बाद में क्या हो गया? उन्हीं जमींदारों ने उनको बेदखल कर दिया उस जमीन से, और क्या कर लिया? उस पर कब्जा कर लिया। क्लियर हो गया? और अगर जिनको कृषि मिली भी, जो उनका स्वामित्व मिला भी, लेकिन उसके बाद भी वो क्या रहे? आपके निर्धन रहे। क्या रहे बच्चों? उसके बाद भी वो आप कृषक कैसे रहे? निर्धन रहे, यानी कि उनमें कोई बढ़ोतरी नहीं देखी। जैसे जो आपके बटाईदार थे या आपके भूमिहीन श्रमिक, उनमें क्या हुआ? उनका कोई लाभ नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ बच्चों? उनके लिए कोई लाभ नहीं हुआ, यानी कि वो जैसी उनकी स्थिति बनी हुई थी उनकी स्थिति वैसे ही रही। अधिकतम भूमि सीमा निर्धारण कानून में सभी बाधाएं आई। यानी कह रहा है कि जो अधिकतम भूमि सीमा निर्धारण जो आपका हुआ था उसमें कानून में क्या आई? सारी आपकी बाधाएं आई। क्लियर हो गया? बड़े जमींदारों ने इस कानून को न्यायालयों में क्या दी? आपकी चुनौती दे दी। अब जो आपके बड़े जमींदार थे बच्चों, उनकी जमीन आपका जा रही थी तो उन्होंने क्या कर दिया? कोर्ट में उसको चैलेंज कर दिया, उनको चुनौती दे दी, जिसके कारण से लागू करने में देर हुई। और देखिए जब कोई केस आपका कोर्ट में चला जाता है तो वो चीज क्या होती है? आपकी आपकी रुक जाती है। इससे क्या हो गई? देर हो गई। ठीक है? इस अवधि में वे अपनी भूमि निकट संबंधी आदि के नाम पर कराकर कानून से बच गए। जो उन्हें समय मिला ना बच्चों, उसमें क्या कर दिया? जैसे कि अगर किसी के पास बहुत सारी जमीन थी, आपने देखा होगा गांव में
या फिर आपके दोहरे पड़ोस में आपको देखने के लिए मिलेगा, जिनके पास बहुत सारी जमीन होती है ना, तो फिर वो अपनी जमीन बाद में दूसरे के नाम लिखवाने लगते हैं, ताकि कानून हम पे सिंगल ना समझे कि तुमने कहां से इतनी जमीन कर ली, अब तुम्हारी जमीन को बांट दिया जाएगा। तो ऐसी इन आपकी जमींदारों ने करा कि जो इनके पास अपनी जमीन थी, बाद में अपने सगे संबंधियों के नाम कराना शुरू कर दिया, ताकि क्या हो, अगर जमीन बटे और फाइनल रूप से आए कि कहीं हमारे पास तो बस यही जमीन बची है, बाकी तो कुछ हमारे पास है नहीं, वो तो उसकी जमीन है, हम उससे कैसे लेते हैं। यानी कि कुल मिलाकर जमींदारों को अपनी जमीन कम देनी पड़े, अल्टीमेटली उनके पास जमीन बची रहे। क्लियर हो गया? ये सब थे। कानून में भी अनेक खामियां थी। कह रहा है जो कानून बने हैं उनमें भी क्या थी बच्चों? अनेक खामियां थी। आपकी बहुत सारी आपकी उनमें क्या थी? उनमें कमी थी, जिनके द्वारा बड़े जमींदारों ने भूमि पर अधिकतर अधिकार बनाए रखने के लिए लाभ उठाए। और क्या हुआ, जो हमारे कानून में कमी थी उसके द्वारा क्या मिले उन्हें? अधिकतर अधिकार मिले और उन्होंने उसका लाभ उठाया। केरल और पश्चिम बंगाल की सरकारें वास्तविक किसान को भूमि देने की नीति के प्रतिबद्ध थीं। कह रहा है जो आपका केरल है बच्चों, केरल और जो आपके पश्चिम बंगाल की सरकार थी, ये क्या चाह रही थी कि जो आपकी वास्तविक जो आपका किसान है उनको भूमि देने की नीति के लिए क्या थी? प्रतिबद्ध थी कि कुछ भी हो जाए, केरल की सरकार और पश्चिमी बंगाल की सरकार थी कि हम अपने किसानों को जो है जमीन की नीति जो है उनको जमीन दे के लगाएंगे, उसके प्रतिबद्ध थी। इसी कारण इन प्रांतों में भू सुधार कार्यक्रम को विशेष सफलता मिली। और यही कारण है कि वहां की सरकार ने क्या करा कि केरल के अंदर जो आपकी जमींदारी थी उसको समाप्त कर दिया गया, पश्चिम बंगाल है उसको समाप्त कर दिया गया। उन्होंने ऐसी नीति बनाई कि उसमें क्या हो गया, जो भूस्वामी में जो आपकी दिक्कत थी भूमि में, उनको सबको बांट दिया गया, उनको समाप्त कर दिया गया। और यही कारण था कि सबसे अच्छी सफलता अगर हमें कहीं मिली तो हमें केरल और वेस्ट बंगाल में देखने के लिए मिली। क्लियर हो गया? दुर्भाग्यवश अन्य प्रांतों की सरकार इन स्तर पर प्रतिबद्धता नहीं की थी। एतवरतः आज तक जोत में भारी असमानता बनी हुई है। यानी कि जो काम आपका केरल और पश्चिम बंगाल सरकार ने किया वो अन्य राज्यों की सरकार नहीं कर पाई, और जिसका ये कारण है कि जोत में जो बड़ी असमानता दिखाई देनी पड़ती है। यानी किसी के पास तो बहुत ज्यादा जमीन, किसी के पास बहुत कम और कुछ भूमिहीन। तो ये सब चीजें जो आपको देखने के लिए मिलती हैं, ये सब चीजें कहीं ना कहीं उस समय से संबंधित हैं, उस समय को दिखाती हैं बच्चों कि जब आजादी के बाद भूमि सुधार आपके किए जा रहे थे, और उन भूमि सुधार में जो हमारे कानूनों में जो आपकी कमी थी और सरकार जो उनके लिए प्रतिबद्ध नहीं हो रही थी, उन सब चीजें ऐसी थी जो आज भी कहीं ना कहीं जोत में भारी असमानता को आपका प्रदर्शित करती है या भारी असमानता को आपका दिखाती है। क्लियर हो गया? ठीक है, असमानता को दिखाती है। तो बच्चों हमने यही अब तक जो हमने ये पढ़ा है बच्चों, हमने यही देखने की कोशिश की है जो हमारा एग्रीकल्चर क्षेत्र है बच्चों। देखिए मैं इस चित्र को भी दिखाऊंगा आपको ध्यानपूर्वक। ये हम लोग एग्रीकल्चर क्षेत्र पढ़ रहे थे, और इस एग्रीकल्चर क्षेत्र में हमने यही देखा कि एग्रीकल्चर क्षेत्र में औपनिवेशिक काल के अंदर हमारी कैसे कृषि खत्म हो गई, और आजादी के बाद जो हमने भूमि सुधार किया, उन भूमि सुधार में आपके बिचौलिया और जमींदारी उन्मूलन हमने किस प्रकार किया, और जमींदारी उन्मूलन में कौन कौन सी ऐसी समस्या आई, उन सब समस्याओं के माध्यम से हमने उन चीज को जानने की कोशिश की। ठीक है, तो हमने ये सब देखा, और हमने ये भी देखा कि हमारे कुछ कानूनों में भी आपकी कमी थी, और हम ये चाह रहे थे कि अगर हमें कृषि की उत्पादकता बढ़ानी है तो हमें क्या लानी पड़ेगी बच्चों? हमें समानता लानी पड़ेगी। और वो समानता कैसी होगी कि जितनी भी हमारी कृषि भूमि है जो आपके जमींदारों के पास इकट्ठी जो हो गई थी आपकी औपनिवेशिक शासन काल में, अब उन कृषकों को उनका वास्तविक मालिक बना दिया जाए जिनकी वो भूमि थी। लेकिन कुछ सरकार इसके लिए आपका प्रतिबद्ध नहीं हो पाई। जैसे हमने देखा कि केरल और वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट थी बच्चों, वो अपने लोगों को जमीन दिलाने के लिए बहुत ज्यादा प्रतिबद्ध थी, और उन्होंने जमींदारी प्रथा का, या आप देखिए भू सुधार बहुत अच्छे में किया, जो कि अन्य आपके राज्यों की तुलना में नहीं हो पाया, और उसकी असमानता बरकरार आज भी हमें देखने को मिलती है। और उसमें हमने ये भी देखा कि भले ही हमने कुछ ऐसे मामले भी हमारे सामने आए
कि जहां जमींदारों ने आपके सरकार के कहने पर आपकी जमीन दे दी, जो आपके किसान वर्ग थे, लेकिन बाद में उनसे छीन ली, उनसे हड़प ली। यानी कि कुल मिलाकर किसान जिस स्थिति में था उसी स्थिति में रहा, कोई खास बदलाव नजर नहीं आया। क्लियर हो गया। अब देखिए, एक चित्र दिखाया गया है, हरित क्रांति के बाद अब तुम्हारी पेश कस में कौन रुचि लेगा। अभी चित्र है, इसको हम बाद में समझेंगे जब हम लोग हरित क्रांति पढ़ेंगे। तो बच्चों, उस हरित क्रांति के माध्यम से हमें पूरा समझ आएगा कि आखिर में हरित क्रांति है क्या। तो जो हमारा अब चैप्टर, मतलब जो हमारा टॉपिक शुरू होगा वो क्या होगा, हरित क्रांति शुरू होगा बच्चों। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि हरित क्रांति क्या है, ये हम लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज के जो हमारा अपना चैप्टर था बच्चों, उसमें हमने यही देखने की कोशिश की कि आजादी के बाद जो भी सरकार ने आपके सुधार करने की कोशिश की थी, भूमि सुधार, उस भूमि सुधार में जो सुधार आपका होना चाहिए था, जिस प्रकार जमींदारी व्यवस्था आ गई थी और जमींदारी व्यवस्था के अंदर जमीन का मालकानी हक जो बना दिया गया था आपके जमींदारों को, और जो आपके वास्तविक किसान थे वो आपके भूमिहीन हो चुके थे। सरकार ये चाहती थी कि अगर हमें उत्पादकता बढ़ानी है और हमें गरीबी को दूर करना है तो हमें भूमि सुधार जैसे कार्य हमें करने पड़ेंगे, और साथ में जो निम्न उत्पादकता है उसको उच्च उत्पादकता में बदलना है। और इन सब चीजों के लिए सबसे पहले हमें भूमि सुधार करना है। और भूमि सुधार की दिशा में उन्होंने बिचौलिया यानी कि जो आपका जमींदार था उसको हटाने का प्रयास किया। उसी प्रयास में उन्होंने भूमि सुधार किए। कहीं जैसे आपका आपका केरल और वेस्ट बंगाल में उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए, जबकि अन्य राज्यों की तुलना में ये राज्य तो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाए, बाकी और लोग जो और राज्य थे वो लोग इतना अच्छा कार्य नहीं कर पाए। और कहीं ना कहीं जो हमने चैप्टर में पढ़ा कि किस प्रकार हमारे कानूनों में भी आपकी कमी रही, और जो हमारे जमींदार थे वो कितने आपके तेज थे कि उन्होंने अपनी जमीन अपने सगे संबंधियों के नाम करा दी और उन्हें समय मिल गया। और कुल मिलाकर जो उनको जमीन आपको वितरित करनी थी भूमिहीन लोगों को, या जो जिनका जमीन का वास्तविक मालिक था बच्चों, वो उसको वितरित नहीं कर पाए, और अल्टीमेटली वो जमीन के स्वामित्व आपका बने रहे, बड़े भू खंड भाग उनके पास रहे। और जो जिस योजना को लेकर हमारी सरकार चली थी कि हम भूमि सुधार करेंगे, वो एक व्यापक रूप में सफल नहीं हो पाया। तो आज के हमने टॉपिक पढ़ा, हमने यही समझने की कोशिश की बच्चों, और मैं उम्मीद करता हूं कि भूमि सुधार जो था आपको समझ आया होगा। देखिए, मैं फिर भी एक छोटे से माध्यम को समझाना चाहता हूं कि आप भूमि सुधार में क्या देखेंगे कि पहले एक बहुत बड़ी भूमि का मालिक एक व्यक्ति को बना दिया गया और अन्य लोग क्या थे, उसके सामने निर्धन रहे। सरकार ही चाहती थी कि इस बड़े भूमि भाग को सब लोगों में वितरित कर दिया जाए ताकि वो समान रूप से खेती कर सकें, और समान रूप से खेती करने के बाद क्या हो, सबको समान पूरा हक मिले। तो बच्चों आज के लिए केवल इतना ही। अगर किसी का छूट गया हो तो आप डीडी उत्तराखंड यूट्यूब चैनल के माध्यम से जाकर इसको दोबारा पढ़ सकते हैं। मुझे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। आपका दिन